पैसे पर। जी हाँ, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा माँ की कोख से ही जन्म लेता है, वैसे ही पैसे को सही ढंग से अगर समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूँ, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हो, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के, आज की जिंदगी के, आज की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब, जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल्स 6 घंटे के 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए। बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत ज़रूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड, ये पुस्तक पूरे संसार के माता पिताओं को समर्पित है, क्योंकि वो ही किसी बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। और ये उन सभी लोगों को भी समर्पित है जो आदर्श पेश करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन पर छाप छोड़ते हैं और उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। आभार। कोई आपको धन्यवाद कैसे कह सकता है जब धन्यवाद देने के लिए इतने सारे लोग हों। जाहिर है इस पुस्तक के लिए मैं अपने दोनों पिताओं के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो दमदार रोल मॉडल थे, और मेरी माँ के प्रति भी, जिन्होंने मुझे प्रेम और दया का पाठ पढ़ाया। इस पुस्तक को साकार करने में जिस इंसान ने सबसे सक्रिय भूमिका निभाई वो है मेरी पत्नी किम, जो वैवाहिक संबंध, कारोबार और जीवन में मेरी साझेदार है। वो मेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। 20 साल, 20 और 20 की दूरदर्शिता। आज से 20 साल पहले बीटल्स ने 1 जून 1967 को सर्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एल्बम रिलीज किया। ये तुरंत सफल हो गया, वाणिज्यिक और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया।
ये एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा और अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 रहा। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर्स को संगीत की प्रगति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने सन 1968 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता। ये सम्मान पाने वाला ये पहला रॉक एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल सन 1997 को रिलीज हुई थी। द बीटल्स कहानी के विपरीत ये पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, न तो वाणिज्यिक दृष्टि से न ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशन और इसके बाद उठे आलोचना के तूफान इसके एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड को मूलतः स्वयं प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम जिस भी पुस्तक प्रकाशक के पास गए, हर एक ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अस्वीकृति के कुछ पत्रों में इस तरह की टिप्पणियां थीं। आप ये नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा कि ज़्यादातर प्रकाशक मेरे अमीर डैडी के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीब डैडी की तरह अधिक थे। ज़्यादातर प्रकाशक पैसे के बारे में मेरे अमीर डैडी के सबक से सहमत नहीं थे, मेरे गरीब डैडी की तरह। 20 साल बाद सन 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी, भविष्य के बारे में सबकों की पुस्तक। 20 साल बाद संसार के करोड़ों लोग मेरे अमीर डैडी के भविष्य के बारे में चेतावनियां और सबकों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। 2020 दूरदर्शिता के साथ कई लोगों ने कहा है कि उनके सबक भविष्यदर्शी थे, भविष्यवाणियां सच हो गई हैं। इनमें से कुछ सबक ये हैं। अमीर डैडी का सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले मेरे कई प्रकाशकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीरों और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में ज़्यादा जागरूक हैं। सन 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज़्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई। तब से स्थितियां बदतर ही हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि सन 2009 और सन 2012 के बीच 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद 1% व्यक्तियों के पास गई। सबक: आय में वृद्धियां कर्मचारियों की नहीं, उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रही हैं, उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक: बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज़्यादातर प्रकाशक अमीर डैडी के इस सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्य वर्ग के लिए पैसे बचाना एक धर्म है, गरीबी से आर्थिक मुक्ति है और क्रूर संसार से सुरक्षा है। कई लोगों को तो ऐसा लगा जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना ईश निंदा है। सबक: एक चित्र 1000 शब्दों जितना मूल्यवान होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 120 सालों के चार्ट पर अगर नज़र डालें तो आपको दिख जाएगा कि बचत करने वाले क्यों और कैसे पराजित हुए। चार्ट दिखाता है कि इस नई सदी के शुरुआती 10 वर्षों में शेयर बाजार में 3 भारी क्रैश हुए हैं। आगे चार्ट इन क्रैशों को चित्रित करता है। पहला क्रैश सन 2000 के आसपास का .com क्रैश था। दूसरा क्रैश सन 2007 का रियल एस्टेट क्रैश था और तीसरा 2008 का बैंकिंग क्रैश था।